हेलो दोस्तों, नमस्कार। दोस्तों, हमारी जो एनसीईआरटी की क्रैश कोर्स सीरीज चल रही है, इसमें हमारा आज का टॉपिक है प्राचीन भारत का इतिहास। ठीक, हम एंशिएंट हिस्ट्री शुरू कर रहे हैं और इसमें हमारा आज का जो पहला चैप्टर है वो रहेगा प्राचीन भारत के ऐतिहासिक स्रोत। इसमें हम पढ़ेंगे भारत के जो इतिहास है उसके जो महत्वपूर्ण स्रोत क्या हैं, उनको हम एनसीईआरटी के आधार पर यहाँ पे कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, पहले ये देख लेते हैं इतिहास होता क्या है। इतिहास क्या होता है? किसी भी जो क्षेत्र होता है, देश होता है, उसकी घटनाओं तथ्यों का कालक्रमिक विवरण, मतलब सीक्वेंस वाइज किसी घटना का विवरण करना ही क्या कहलाता है? इतिहास कहलाता है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इतिहास का पिता। ठीक है, इतिहास का पिता किसको कहते हैं? हेरोडोट्स को कहते हैं, फादर ऑफ हिस्ट्री हेरोडोट्स। ठीक, उसके अलावा देख लीजिए, प्राचीन भारत के इतिहास से संबंधित, प्राचीन भारत के इतिहास से संबंधित प्रथम वास्तविक पुस्तक किसे माना जाता है? तो प्राचीन भारत का जो इतिहास है इससे संबंधित पहली वास्तविक पुस्तक किसको माना जाता है? राजतरंगिणी को माना जाता है। और राजतरंगिणी के लेखक कौन है? कल्हण। याद रखेंगे कौन है? कल्हण। उसके अलावा देख लीजिए, उत्कीर्ण सिक्के, उत्कीर्ण चिन्ह वाले प्राचीनतम सिक्के। ठीक, उत्कीर्ण चिन्ह वाले प्राचीनतम सिक्के क्या कहे जाते हैं? आहत सिक्के कहते हैं उन्हें। ठीक, उसके अलावा देखिए, सिक्कों के अध्ययन को क्या कहते हैं? मुद्रा शास्त्र यानी न्यूमिस्मेटिक्स कहते हैं। सिक्कों के अध्ययन को क्या कहते हैं? न्यूमिस्मेटिक्स यानी मुद्रा शास्त्र कहते हैं। उसके अलावा देखिए, प्रागैतिहासिक खोज प्रारंभ करने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो जो भारत में प्रागैतिहासिक खोज थी उसको प्रारंभ करने का श्रेय किसको दिया जाता है? डॉक्टर प्राइमरोज को दिया जाता है। ठीक, डॉक्टर प्राइमरोज जो थे, इन्होंने क्या किया था? भारत में पहली बार प्रागैतिहासिक खोज प्रारंभ की थी। ठीक, उसके अलावा देखिए, भारतीय प्रागैतिहासिक अध्ययन से संबंधित प्री हिस्टोरिक इंडिका पुस्तक के लेखक कौन है? तो देखिए, जो प्री हिस्टोरिक इंडिका पुस्तक है बहुत महत्वपूर्ण पुस्तक है भारतीय इतिहास की। क्वेश्चन बहुत बार पूछा भी गया है, तो याद रखेंगे। भारतीय प्रागैतिहासिक अध्ययन से संबंधित जो महत्वपूर्ण पुस्तक है प्री हिस्टोरिक इंडिका, इसके लेखक हैं स्टुअर्ट पिगट। स्टुअर्ट पिगट। ठीक, उसके अलावा देखिए, चीनी यात्रियों ने अपनी यात्रा वृत्तांत में भारत के लिए किस शब्द का प्रयोग किया है? तो इन्होंने भारत के लिए इंतु शब्द का प्रयोग किया है। ठीक, तो चीनी यात्री जो भी आए, फाइयान आया, चाहे ह्वेनसांग आया था, तो इन लोगों ने जो भी अपनी यात्रा वृत्तांत थे उसमें भारत के लिए इंतु शब्द का प्रयोग किया था। ठीक, उसके अलावा देखिए, उत्कीर्ण लेखों के अध्ययन को क्या कहते हैं? इसको अभिलेखा शास्त्र या फिर इपिग्राफी कहते हैं। जैसे हमने यहाँ पे देखा था, सिक्कों के अध्ययन को मुद्रा शास्त्र या न्यूमिस्मेटिक्स कहते हैं, ऐसे उत्कीर्ण लेखों के अध्ययन को अभिलेखा शास्त्र या फिर इपिग्राफी कहते हैं। ठीक, उसके अलावा लिपियों के विकास के अध्ययन को पुरालिपि विद्या कहा जाता है। ठीक है, उसके अलावा देखिए, सबसे पहले भारतवर्ष का नाम किस अभिलेख से प्राप्त हुआ है? तो भारतवर्ष जो नाम था वो हाथी गुम्फा अभिलेख से मिला है, और ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है अभी तक का। भारतवर्ष नाम सबसे पहले कहाँ मिला है? हाथी गुम्फा अभिलेख में मिला है। और उसके अलावा देखिए, प्राचीन भारत का सर्वप्रथम सुनियोजित इतिहास किसने तैयार किया था? तो प्राचीन भारत जो था, एंशिएंट हिस्ट्री जो है, इसका सबसे पहले सुनियोजित इतिहास किसने तैयार किया है? वी.ए. स्मिथ, विंसन स्मिथ के द्वारा तैयार किया गया है। ठीक, अब देखिए, कालानुक्रम के हिसाब से भारतीय इतिहास को मुख्यतः 3 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से भाग हैं? प्रागैतिहासिक काल, आद्यैतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल जो होता है, देख लीजिए, जो मानव की उत्पत्ति से लेकर 3000 ईस्वी पूर्व, अब यहाँ पे ध्यान रखेंगे 3000 ईस्वी पूर्व। ठीक, मानव की उत्पत्ति से लेकर 3000 ईस्वी पूर्व तक का काल प्रागैतिहासिक काल। आद्यैतिहासिक की बात करें तो 3000 ईस्वी पूर्व से लेकर 600 ईस्वी पूर्व तक का काल आद्यैतिहासिक काल, और ऐतिहासिक काल में देखेंगे तो 600 ईस्वी पूर्व से लेकर वर्तमान तक का जो काल है वो ऐतिहासिक काल कहलाएगा। ठीक, अब देखिए, प्रागैतिहासिक काल में क्या होता है कि पुरातात्विक साक्ष्य अध्ययन का एकमात्र स्रोत, क्योंकि इसका लिखित साहित्य उपलब्ध नहीं है, तो यहाँ पे क्या है, खाली कुछ आपको कुछ पुरातात्विक साक्ष्य मिलेंगे जिनकी क्या है, कोई भी लिखित एविडेंस यहाँ पे नहीं मिलेगा आपको। ठीक, जबकि आद्यैतिहासिक काल में क्या है, लिखित साक्ष्य तो उपलब्ध है लेकिन वो अपठनीय है। वो क्या है? अपठनीय, मतलब उनको पढ़ा नहीं जा सकता, कुछ ऐसी ऐसी लिपियाँ हैं। और ऐतिहासिक काल में आप देखेंगे पुरातात्विक साक्ष्य भी हैं और साहित्यिक भी हैं, और दोनों को लिखा और पढ़ा जा सकता है। ठीक, तो महत्वपूर्ण है। अब देखिए, यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्राचीन भारत के इतिहास को जानने के लिए किन स्रोतों का प्रयोग किया जाता है? तो जो प्राचीन भारत का इतिहास है इसको जानने के लिए धार्मिक ग्रंथ, ऐतिहासिक ग्रंथ, पुरातात्विक साक्ष्य और विदेशी विवरणों का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि इनके अलावा हमारे पास और कुछ है भी नहीं। ठीक, अब देखिए, ब्राह्मी लिपि को सर्वप्रथम किस विद्वान ने पढ़ा था? जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था 1837 में। क्वेश्चन भी बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है। ब्राह्मी लिपि को सबसे पहले किसने पढ़ा था? जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था। अब देखिए, भारत के जो प्राचीनतम ग्रंथ हैं, जो वेद हैं, इनका संकलनकर्ता किसे माना जाता है? महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेदव्यास को प्राचीनतम वेदों का संकलनकर्ता माना जाता है। ठीक, और पौराणिक मान्यता के अनुसार भारत के प्राचीनतम राजा कौन थे? तो वैवस्वत मनु। ठीक, मनु की संतान, मनु से ही मानव समाज की उत्पत्ति मानी जाती है। तो पौराणिक मान्यता के अनुसार भारत के जो प्राचीनतम राजा थे वो कौन थे? वैवस्वत मनु माने जाते हैं। ठीक, अब देखिए, वायु पुराण में किस वंश का उल्लेख है? देखिए, वायु पुराण में किस वंश का उल्लेख है?
गुप्त वंश का उल्लेख है। ठीक, याद रखेंगे वायु पुराण में गुप्त वंश का उल्लेख है। उसके अलावा देखिए कौटिल्य के अर्थशास्त्र से किस वंश की जानकारी मिलती है, तो कौटिल्य का अर्थशास्त्र आपको पता है कि इससे मौर्य वंश की जानकारी मिलती है। चंद्रगुप्त मौर्य आपने पढ़ा होगा। अब देखिए जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास किस ग्रंथ से प्राप्त होता है, तो कल्पसूत्र जैन धर्म से रिलेटेड ग्रंथ है और इसी से जैन धर्म के प्रारंभिक इतिहास की जानकारी हमें प्राप्त होती है। ठीक, और देखिए भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, ठीक, ये किस मंत्रालय के अधीन काम करता है, ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा गया है। जो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण है ये संस्कृति मंत्रालय के अधीन काम करता है। किस मंत्रालय के अधीन काम करता है, संस्कृति मंत्रालय के अधीन। ये क्वेश्चन भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण संस्कृति मंत्रालय के अधीन काम करता है। अब देखिए जैसे हमने पढ़ा था जो वायु पुराण था, अभी हमने यहाँ पे क्या पढ़ा था, ऊपर वायु पुराण पढ़ा था। वायु पुराण में किस वंश की जानकारी मिलती है, गुप्त वंश की जानकारी मिलती है। ऐसे ही नीचे आएगा आपका कौन, मत्स्य पुराण। मत्स्य पुराण में किस वंश की जानकारी मिलती है, आंध्र सातवाहन वंश की जानकारी मिलती है। और विष्णु पुराण, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है विष्णु पुराण में किस वंश की जानकारी मिलती है, मौर्य वंश की जानकारी मिलती है। ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, याद रखेंगे। वायु पुराण में गुप्त वंश की जानकारी मिलती है, मत्स्य पुराण में आंध्र सातवाहन वंश की जानकारी मिलती है और विष्णु पुराण में आपका मौर्य वंश की जानकारी मिलती है। ठीक, अब देखिए खरोष्ठी लिपि, खरोष्ठी जो लिपि होती है, जैसे आपने ब्राह्मी लिपि पढ़ी थी, ऐसे कौन सी है, खरोष्ठी लिपि। तो खरोष्ठी लिपि कहाँ से कहाँ लिखी जाती है, दाएं से बाएं। देखिए अमूमन हम कैसे लिखते हैं, हम लिखते हैं आपका बाएं से दाएं को लिखते हैं, लेकिन खरोष्ठी लिपि दाएं से बाएं लिखी जाती है। ये क्वेश्चन याद रखेंगे, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है यहाँ पे। जो खरोष्ठी लिपि होती है कैसे लिखी जाती है, ये लिखी जाती है आपका दाएं से बाएं लिखी जाती है। ठीक, नारद स्मृति में किस वंश की जानकारी मिलती है, तो नारद स्मृति में भी गुप्त वंश की जानकारी मिलती है। अभी हमने पढ़ा था वायु पुराण में गुप्त वंश की जानकारी मिलती है, आंध्र सातवाहन और मत्स्य पुराण में आपका आंध्र सातवाहन वंश की जानकारी मिलती है, विष्णु पुराण में आपका जो है मौर्य वंश की जानकारी मिलती है और नारद स्मृति में आपका गुप्त वंश की जानकारी मिलती है, याद रखेंगे। उसके अलावा देखिए स्मृतियों में सबसे प्राचीन और प्रमाणिक पुस्तक कौन सी है, मनुस्मृति है और याद रखेंगे मनुस्मृति से शुंग वंश की जानकारी मिलती है। अभी आगे पढ़ेंगे हम। तो देखिए नेक्स्ट है यहाँ पे शुंग वंश का मानक ग्रंथ किसे कहा जाता है, तो देख लीजिए शुंग वंश का मानक ग्रंथ मनुस्मृति को अभी बता दिया। उसके अलावा देखिए स्त्री को पुरुष की अर्धांगिनी किस ग्रंथ में कहा गया है, तो देखिए स्त्री को पुरुष की अर्धांगिनी शतपथ ब्राह्मण में कहा गया है। अभी जब हम जो वेद वाला चैप्टर पढ़ेंगे जिसमें हम पढ़ेंगे जो उत्तर वैदिक काल जब पढ़ेंगे तो वहाँ पे आएगा आपका ये ब्राह्मण ग्रंथ हम वहाँ पे पढ़ेंगे तो वहीं पे आपको देखने को मिलेगा स्त्री को पुरुष की अर्धांगिनी शतपथ ब्राह्मण में कहा गया है। अब देखिए महाभारत का प्रारंभिक उल्लेख जो है आश्वलायन गृहसूत्र में मिलता है और प्रारंभ में इसमें 8800 श्लोक थे, इस कारण इसको जय संहिता भी कहा गया है। ये क्वेश्चन महत्वपूर्ण है। तो जो महाभारत है इसको जय संहिता के नाम से भी जाना जाता है। उसके अलावा 24,000 श्लोक थे इसमें और इसमें जो है 1,00,000 श्लोक होने के कारण इसको सतसहस्त्री संहिता या महाभारत भी कहा जाता है। ठीक, उसके अलावा देखिए पुरालेख विद्या से क्या अभिप्राय है, यानी शिलालेखों का जो अध्ययन होता है इसको क्या कहते हैं, पुरालेख विद्या कहते हैं। ठीक, और पुरावशेष का महानतम अन्वेषक किसको माना जाता है, डार्विन को माना जाता है। ठीक, पुरावशेष का महानतम अन्वेषक किसे मानते हैं, डार्विन। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। उसके अलावा देखिए इब्न बतूता जो मोरक्को यात्री था 1333 में आया था, कहाँ पे आया था, मोहम्मद बिन तुगलक के समय में आया था। इसने एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम क्या था, रेहला पुस्तक थी और इसको बाद में क्या होता है 1342 में कहाँ पे काजी बनाकर फिर से चीन भेज दिया जाता है। तो याद रखेंगे इब्न बतूता का यात्रा वृत्तांत रहीला करके देखने को मिलता है। उसके अलावा देखिए ह्वेनसांग ने किस विश्वविद्यालय में बौद्ध धर्म का अध्ययन किया था, तो ह्वेनसांग जब आया था तो इसने बौद्ध धर्म का अध्ययन कहाँ पे किया था, नालंदा विश्वविद्यालय में किया था। ठीक, ये भी महत्वपूर्ण है। उसके अलावा देख लीजिए अब कुछ प्रमुख अभिलेख हैं, देख लीजिए। जैसे हमने अभी पढ़ा था कि हाथीकुंपा अभिलेख में सबसे पहले भारतवर्ष का उल्लेख देखने को मिलता है। तो हाथीकुंपा अभिलेख किसका है, कलिंग नरेश खारवेल का है। तो देखिए कौन अभिलेख किसका है, यहाँ से बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन आता है और ये महत्वपूर्ण अभिलेख यहाँ पे दिए हुए हैं। तो हाथीकुंपा अभिलेख कलिंग नरेश खारवेल का है, एहोल अभिलेख पुलिकेशिन द्वितीय का है, नासिक अभिलेख आपका गौतमी वल्लभ श्री का है और जूनागढ़ अभिलेख रुद्रदामन का है, प्रयाग स्तंभ समुद्रगुप्त का है, मंदसौर अभिलेख मालवा नरेश यशोवर्मन का, ग्वालियर अभिलेख राजा भोज का है, प्रतिहार नरेश भोज का, देवपाड़ा अभिलेख बंगाल शासक विजयसेन का है और भीतरी व जूनागढ़ अभिलेख स्कंदगुप्त का है। अब देखिए जूनागढ़ अभिलेख दो हैं, एक जूनागढ़ अभिलेख रुद्रदामन का है और एक भीतरी व जूनागढ़ अभिलेख आएगा तो स्कंदगुप्त हो जाएगा। ठीक, अब देखिए बौद्ध स्तंभ लेख से किसकी जानकारी मिलती है, शुंग काल की जानकारी मिलती है। तो देखिए
बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। बौद्ध स्तंभ लेख से किसकी जानकारी मिलती है? शुंग काल की जानकारी मिलती है। हिंसान ने अपनी यात्रा वृत्तांत का वर्णन किस पुस्तक में किया है? सीयू की, ठीक, हिंसान की पुस्तक की तो आपने पहले भी पढ़ी होगी कि हिंसान का जो यात्रा वृत्तांत है वो सीयू की पुस्तक में देखने को मिलता है। उसके अलावा देखिए किताबुल हिंद जो अरबी पुस्तक है, अरबी भाषा की पुस्तक है किताबुल हिंद, ये इसके रचनाकार कौन है? ये है आपका अल-बरूनी, ठीक। तहकीकात हिंद या किताबुल हिंद के नाम से इसको जाना जाता है। किसको? इस पुस्तक को। और इसकी रचनाकार कौन है? अल-बरूनी। अल-बरूनी कौन था? महमूद गजनवी के समय का इतिहासकार है और पुराणों का अध्ययन करने वाला पहला जो इतिहासकार था वो कौन था? अल-बरूनी ही था, ठीक। उसके अलावा देखिए मोरक्को का यात्री इब्न बतूता मोहम्मद बिन तुगलक के समय में आया था और तुगलक ने उसे दिल्ली का काजी नियुक्त किया था, पहले बता चुका हूँ। उसके अलावा देखिए मार्को पोलो ने किस राज्य की यात्रा का उल्लेख किया है? तो मार्को पोलो एक यात्री होता है और ये इसने जो है पांड्य राज्य की यात्रा का उल्लेख किया है। तो जो दक्षिण भारत के जो राज्य थे उसमें एक पांड्य राज्य था, पांड्य राज्य की यात्रा का उल्लेख किसने किया है? मार्को पोलो ने किया है। उसके अलावा देखिए पतंजलि के महाभाष्य से किस वंश की जानकारी मिलती है? तो पतंजलि के महाभाष्य से शुंग वंश की जानकारी मिलती है। जैसे आपका मनुस्मृति था, मनुस्मृति से भी शुंग काल की जानकारी मिलती थी और पतंजलि के महाभाष्य से भी शुंग काल की जानकारी देखने को मिलती है, ठीक। अब देखिए इसमें हम देखेंगे जो चीनी लेखक आए थे उनका वर्णन। जो महत्वपूर्ण जो चीनी लेखक थे भारत में आए हुए, उन्होंने भारत को क्या कहा कि उनके जो ग्रंथ थे उनके बारे में हम पढ़ लेते हैं। देखिए क्या आता है? फाहियान, पहला आता है इसमें फाहियान। फाहियान का टाइम पीरियड है 399 से लेकर 1414 में, ठीक, यानी 15 साल रहा। ये कब आया? 399 ईस्वी में आया था और कब गया? 414 ईस्वी में। लगभग 15 साल ये भारत में रहा था, ठीक। तो देखिए फाहियान के बारे में देखते हैं। तो फाहियान ने सबसे महत्वपूर्ण यह है कि किसके समय में आया? चंद्रगुप्त द्वितीय, जिसको हम विक्रमादित्य के रूप में जानते हैं, तो उस समय फाहियान भारत आया था चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में। और इसने देखिए सबसे महत्वपूर्ण इसने क्या बताया कि किसने कहा कि चंद्रगुप्त मौर्य का जो राजप्रसाद है यानी जो उसका राजमहल है वो क्या है? देव निर्मित है। तो ये क्वेश्चन पूछा गया कि चंद्रगुप्त द्वितीय के राजमहल को देव निर्मित किसने बताया था? तो फाहियान ने बताया था, क्योंकि फाहियान चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में आया था। और इसने क्या कहा कि जो चंद्रगुप्त द्वितीय का जो यानी जो चंद्रगुप्त मौर्य है उनका जो राजप्रसाद यानी उनका जो राजमहल है वो क्या है? देवताओं द्वारा निर्मित है, ठीक। ये महत्वपूर्ण है और उसका टाइम पीरियड याद रखिएगा 399 से लेकर 414 ईस्वी में। उसके अलावा देखिए ह्वेनसांग, नेक्स्ट यात्री जो आते हैं वो आते हैं ह्वेनसांग। और ह्वेनसांग का टाइम पीरियड है आपका 629 से लेकर 645 ईस्वी में। और ह्वेनसांग के बारे में बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। क्या क्वेश्चन है देख लीजिए। तो ह्वेनसांग ने सबसे पहले तो याद रखेंगे कि इसने हर्षवर्धन को शिलादित्य की उपाधि दी थी। तो ह्वेनसांग ने हर्षवर्धन को शिलादित्य की उपाधि दी थी। और ह्वेनसांग को क्या कहा जाता है? यात्रियों का राजकुमार। एक बार पूछा गया क्वेश्चन है, यात्रियों का राजकुमार किसे कहा जाता है? तो ह्वेनसांग को कहा जाता है, ठीक। तो ह्वेनसांग किसके समय में आया है? हर्षवर्धन के समय में आया है और इसने हर्षवर्धन को शिलादित्य की उपाधि दी थी। और ह्वेनसांग को क्या कहा जाता है? यात्रियों का राजकुमार, शाक्य मुनि व नीति का पंडित। देखिए 3 नाम याद रखेगा, यात्रियों का राजकुमार, शाक्य मुनि और नीति का पंडित। ये किसको कहा जाता है? ह्वेनसांग को कहा जाता है। उसके अलावा जो नेक्स्ट चीनी यात्री आते हैं वो आते हैं इत्सिंग। इत्सिंग का टाइम पीरियड है 673 से 675, यानी 673 ईस्वी में आया और कब चला गया? 675 में, यानी दूसरे साल ही क्या चला गया था? भारत से चला गया था। तो इत्सिंग ने क्या कहा? देखिए इत्सिंग एक चीनी यात्री था और इसने जो है नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था। तो देखिए वह चीनी यात्री जिसने नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन किया वो कौन है? इत्सिंग। तो तीनों सवाल बहुत महत्वपूर्ण है। पहला यात्री जो आपका आया था फाहियान आया था और फाहियान का टाइम पीरियड तो है आपका कब से कब तक? 399 से लेकर 414 ईस्वी तक आता है। और फाहियान किसके समय में आया है? चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में आया है। और इसने जो है क्या कहा है? चंद्रगुप्त द्वितीय का जो राजमहल है वो क्या है? देव निर्मित बताया है, ठीक। दूसरा आया आपका हर्षवर्धन ह्वेनसांग आया। ह्वेनसांग का टाइम पीरियड 629 से 645 का बीच का है और किसके समय में आता है? हर्षवर्धन के समय में आता है। और इसने हर्षवर्धन को शिलादित्य की उपाधि दी थी। और ह्वेनसांग को जो है यात्रियों का राजकुमार, शाक्य मुनि व नीति का पंडित कहा जाता है। अगला जो चीनी यात्री है वो है इत्सिंग। इत्सिंग आता है 673 से 675 के बीच में और इत्सिंग ने जो है आपका नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन किया है, ठीक। ये सवाल बहुत महत्वपूर्ण है, याद रखेंगे। और यहाँ से एक सवाल और बनता है, देखिए सती प्रथा का पहला साक्ष्य कब मिला? तो देखिए सती प्रथा का पहला साक्ष्य 510 ईस्वी में भानुगुप्त के एरण अभिलेख से प्राप्त होता है। एक बार सवाल आया था कि एरण अभिलेख का संबंध किससे है? तो सती प्रथा से है। तो सती प्रथा का जो पहला लिखित साक्ष्य हमें देखने को मिलता है 510 ईस्वी में भानुगुप्त का एरण अभिलेख। तो एरण अभिलेख किसका है? भानुगुप्त का है, ठीक। तो ये पहला चैप्टर हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो गया। अब जो आगे के चैप्टर है इसको कल देखेंगे, ठीक।